हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करूँगी, ये मूवी आई थी 1999 में, जिसे बनाया था सुभाष घाई ने। परदेस के बाद ये उनकी ऐसी फ़िल्म थी जिसको लेकर बहुत ज़्यादा पब्लिक के दिलों में एक्साइटमेंट थी और बहुत ज़्यादा बेकरारी थी, क्योंकि इस फ़िल्म में सुभाष घाई जो थे वो ऐश्वर्या राय को अपनी फ़िल्म में पहली बार लेकर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं बहुत सारा एक्साइटमेंट भी था, और जिस तरीके से ऐश्वर्या को प्रेजेंट किया जा रहा था उसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा पब्लिक एक्साइटेड थी। और उसका दूसरा कारण ये भी था कि इस फिल्म का जो म्यूज़िक था वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। हालांकि फ़िल्म की कहानी बहुत ही नॉर्मल थी, कोई बहुत बढ़िया कहानी नहीं थी जैसे परदेस मूवी की थी या सुभाष घाई की पहले की फ़िल्मों में हुआ करती थी। लेकिन लोगों में इतना एक्साइटमेंट था और इसके गानों को सुनकर तो लोग पहले भी बावले हुए जाते थे और आज भी हुए जाते हैं। और उन बावलों की लिस्ट में एक बावली आप लोगों के सामने है, और वो हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी ताल का म्यूज़िक बहुत पसंद आया था। ख़ास तौर पे इसके कुछ गाने हैं जो आज भी मेरी प्लेलिस्ट में हैं और आज भी मुझे उन्हें सुनना पसंद है और उन्हें गुनगुनाना भी पसंद है। और उन गानों के साथ एक अजीबो गरीब यादें जुड़ी हुई हैं। वो बात अलग है कि भले ही आज भी गाने वैसे के वैसे ही हैं, मैं भी हूँ अभी तक सही सलामत, लेकिन वो परिस्थितियाँ, वो हालात, वो दौर, वो लोग अब मेरे आसपास नहीं हैं जो उस वक्त हुआ करते थे जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और जब हम इसके गाने सुना करते थे। ख़ास तौर पे उसका वो गाना कहीं आग लगे लग जावे, जो आशा भोसले जी ने बड़ी ही खूबसूरती से गाया है, और ऐश्वर्या पर उनकी आवाज़ क्या खूब जची है। और आशा भोसले जी का जन्मदिन भी है, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और उनकी आवाज़ का जादू ऐसा है कि मतलब हर एक्ट्रेस पर उनकी जो आवाज़ है वो बहुत सूट करी है। और बहुत ही डिफरेंट तरीके से आर रहमान साहब ने उनसे ये गाना गवाया है और बहुत ही खूबसूरती से गाया है और बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया है। ऐश्वर्या ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग पर कोई काम नहीं किया है और ना ही उनसे फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घाई ने करवाया है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी खूबसूरती को ही हाईलाइट करना चाहते थे और उनके डांस को। जी हाँ, ऐश्वर्या ने बहुत ही मेहनत करी है परफॉर्मेंसेस देने के लिए। उनका जो डांस है, चाहे वो रमता जोगी में सरोज खान ने उन्हें कोरियोग्राफ किया था, और शामक डावर की भी इसमें कोरियोग्राफी है। और इस फिल्म का जो गाना है कहीं आग लगे लग जावे, उसके बैकग्राउंड में आपको शाहिद कपूर भी देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से ऐश्वर्या ने इस फिल्म में अगर सबसे ज़्यादा मेहनत करी है तो अपनी खूबसूरती को और ज़्यादा उभारने में, और अपने जो उनका जो एक वक्त पर बहुत ही टिप टॉप फिगर होता था उसको एक्सपोज करने में, जो कि खैर उस हिसाब से, उस दौर के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं था। लेकिन अगर आप फिल्म के गाने देखेंगे जैसे रमता जोगी या कहीं आग लगे लग जावे, इवन ताल, जिस तरीके से खूबसूरती से जो ऐश्वर्या बलखाई हैं, लहराई हैं, वो उनकी बलखाहट को, लहराहट को देखने के लिए लोग जो थे सिनेमा घर में जाते थे। और जो गाने लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने, उन गानों को इतनी खूबसूरती से जो है म्यूज़िक दिया था आर रहमान ने, कि लिटरली लोग गाने देखने के लिए भी फिल्म को देखने जाते थे, क्योंकि सिनेमा हॉल में ये गाना इश्क बिना क्या जीना यारो बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो खैर ये फ़िल्म टीवी पे देखी थी, लेकिन मेरे सामने की बात है कि लोग जो हैं वो इसी गाने को देखने के लिए, सुनने के लिए सिनेमा घरों में जाते थे। और ऑफ कोर्स जो सुभाष घाई ने जिस तरीके से बहुत ही कम मेकअप का यूज़ किया है ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए, वो भी काफ़ी बातें चर्चा में थी, क्योंकि सुभाष घाई चाहते थे कि बिना मेकअप के ज़्यादा जो है ऐश्वर्या दिखे, इसलिए बहुत ही मतलब एक तरीके से उनको ज़्यादा मेकअप में दिखाया ही नहीं गया है।
हालांकि इस फिल्म में जो सबसे बड़ी जो सरप्राइज एलिमेंट था वो था अनिल कपूर का परफॉर्मेंस। क्योंकि देखा जाए तो फिल्म के हीरो हीरोइन ने कोई परफॉर्मेंस ढंग की दी नहीं है। अक्षय खन्ना ने भी बैठकर सिर्फ ज्ञान ही बाँचे हैं पूरी फिल्म में, उसने कुछ किया नहीं है। एफर्ट्स उसके ना मात्र के हिसाब से लगेंगे एज अ हीरो। यानी कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर गाड़ी चला रहा है तो वो ये कह रहा है कि भाई मैंने तो आंखें बंद की हुई हैं, मेरी किस्मत में होगा तो मैं बच जाऊंगा, किस्मत में होगा तो लुढ़क जाऊंगा, ऊपर चला जाऊंगा। सॉरी, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको उसकी बैकग्राउंड में आवाज़ आई होगी। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन थी वो अक्षय खन्ना ने फिल्म में क्रिएट की हुई थी। और सुभाष घाई ने उन्हें एक पुराने ज़माने का लवर दिखाने की कोशिश करी। वो बात अलग है कि उस ज़माने में भी ये टाइप का लवर बिल्कुल भी पब्लिक को पसंद नहीं आया, और आज के दौर में अगर ऐसा लवर दिखाएं तो तब भी थोड़ा सा मुश्किल तो है। मैं ये नहीं कहती कि आप प्यार को क्रिंज दिखाओ, अभद्र दिखाओ, लेकिन एक हीरो में एक बात होनी चाहिए, एक तरीके से एक उसका एक अलग स्टाइल होना चाहिए जो दिखा किसका, अनिल कपूर साहब का। और यही वजह है कि इस फिल्म के बाद जो है अक्षय खन्ना ने अपनी एक्टिंग स्टाइल को ही बदल लिया था, और वो फिर नज़र आए थे दिल चाहता है मूवी में, जिसके लिए उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, काफ़ी पसंद किया गया। तो ये अक्षय खन्ना का भी एक स्मार्ट मूव था कि भाई अगर मेरा ये ऐसा काम पसंद नहीं आ रहा है तो मैं अपने काम में थोड़ी वैरायटी लाऊं। कहने को अक्षय खन्ना भी एक नेपो किड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक समझदार नेपो किड में से एक हैं जिनको अपने काम के प्रति रिस्पेक्ट है, और वो अपने काम को बखूबी बेहतर से बेहतर दिखाना जानते हैं। उधर जो अनिल कपूर हैं, देखा जाए तो अनिल कपूर भी एक नेपो प्रोडक्ट है, लेकिन अनिल कपूर ने भी समय के हिसाब से खुद को काफ़ी बदला है और ढाला है, जिसकी वजह से आज भी अनिल कपूर जो हैं वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और अब बात करूं मैं इस फिल्म की कहानी की, तो एक गरीब लड़के को प्यार हो जाता है, किससे, एक गरीब लड़की को सॉरी प्यार हो जाता है एक अमीर बाप की बहुत ही सीधी सादी औलाद से, जो कुछ करता धरता नहीं है, लेकिन हाँ सपने बहुत देखता है। और उसका सबसे बड़ा सपना यही है कि अपनी सबसे खूबसूरत जो प्रेमिका है, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, उससे वो प्यार कर बैठता है। अब जो है अमीर बाप को बड़ा एतराज़ है, और इसी वजह से वो उसके पिता की बेइज्जती कर देता है। जो आलोकनाथ हैं, जो ऐश्वर्या के पिता हैं, वो प्रोफेशनली एक डांसिंग सिंगिंग स्कूल चलाते हैं। और फिर उनके बीच की इस खटपट में उनका बेटा यानी कि अमरीश पुरी साहब का बेटा इन्वॉल्व हो जाता है, और फिर वो ऐश्वर्या के फादर को कुछ सुनाने लगता है। वहीं पर ऐश्वर्या भी कूद पड़ती हैं कि भाई मेरे फादर को तुम कैसे सुना सकते हो, और इसी चक्कर में दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर मुलाकात होती है ऐश्वर्या की किससे, अनिल कपूर से, जो एक मशहूर डायरेक्टर हैं और म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते हैं, कंपोज़र हैं। तो बस वहीं से जो है ऐश्वर्या की किस्मत बदलने लगती है, और वो उसे जो है एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल सिंगर बना देते हैं। लेकिन इतनी सिंगर बनने के बावजूद भी उसका मन अपने प्रेमी के लिए अटका है, और इस वजह से बेचारे अनिल कपूर का दिल लटक जाता है, और वो जो है ऐश्वर्या और अक्षय खन्ना के बीच में से निकल जाता है। और उधर अक्षय खन्ना भी जो है ये समझ जाते हैं कि जो भी हुआ वो एक हालातों की गलती थी, और इसकी वजह से जो है उसे अपनी भूल का पछतावा होता है। और ऐश्वर्या तो मर ही जा रही थी उससे शादी करने के लिए, और शादी के बाद वो अपना अच्छा खासा करियर छोड़कर एक बिजनेस टाइकून के कहते हैं ना निकम्मे बेटे की मिसेस बन जाती है, और उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि फिल्म में अक्षय खन्ना को कोई बिज़नेस करता हुआ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, सिवाय भविष्यवाणी करते हुए कि भाई अगर मेरा दिल सच्चा है तो आप खुद जो है मेरी शादी उससे करवाएंगे। बस वो यही करता बैठा है, या अपनी प्रेमिका के लिए गीत गाता दिखाई देता है। वो कोई बात नहीं होती है, वो कोई उसमें वो कोई स्पार्क रोल नहीं था अक्षय खन्ना का, जिसकी वजह से इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी ऐश्वर्या और अक्षय खन्ना की,
वो बहुत फीकी सी रही, उसमें कोई स्पार्क नहीं दिखा, जिसकी वजह से जो है इनकी जोड़ी की जब एक और फिल्म आई आ अब लौट चलें, जो आर के फिल्म्स द्वारा बनाई गई थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऋषि कपूर साहब ने ये फिल्म बनाई थी और ये फिल्म भी फ्लॉप हुई थी। तो इस दो फिल्मों के बाद ऐश्वर्या और अक्षय खन्ना ने कभी साथ में काम नहीं किया, जिसकी वजह से जो है अब आप ये आयरनी देखिए कि अक्षय खन्ना भी आज की तारीख में थोड़ा बहुत काम करते दिख जाते हैं और अनिल कपूर तो दिख ही रहे हैं। और उधर इस फिल्म में अगर बात करें तो एक टेलीविज़न एक्ट्रेस भी रही हैं, मीता वशिष्ठ, जिन्हें आप लोगों ने हाल ही में क्रिमिनल जस्टिस की सीरीज़ में देखा है, और अभी जो सीज़न 4 आया है उसमें भी मीता वशिष्ठ आपको देखने को मिलेंगी, जो बहुत ही उम्दा अभिनेत्री हैं। टेलीविज़न, फिल्म, रंगमंच से वो जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से बहुत सारा एप्रिसिएशन, अवार्ड, बहुत कुछ जीता है। और हैरानी की बात यह है कि ऐश्वर्या के जितने डायलॉग नहीं हैं जितना अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। और अब आप आयरनी देखिए कि इतनी अभिनेत्री अच्छी होने के बावजूद भी जो है ऐश्वर्या के नाम पर ये फिल्म चली है। और जो ऐसे स्टार्स होते हैं जो वाकई प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनमें टैलेंट होता है, उनसे कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग इनसिक्योर होने लगते हैं कि भैया ये आर्टिस्ट जब परफॉर्म करेगी तो हमारी मेन लीड एक्ट्रेस का कहीं कॉन्फिडेंस हिल ना जाए, या कहीं ये अपनी एक्टिंग से इस खूबसूरत एक्ट्रेस को आउटशाइन ना कर दे। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि यही एक्ट्रेस जिसकी एक्टिंग से डर कर उसको इतना ज़्यादा ऐसे मेन लीड काम नहीं मिलता है, लेकिन वो बंदी आज भी काम कर रही है। और ये जो खूबसूरती की जो दुकान ऐश्वर्या राय हैं, ये आज की तारीख में ये काम भी नहीं कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मीता वशिष्ठ का जब इंटरव्यू मैंने सुना था ललन टॉप पर, तो उन्होंने ताल फिल्म का जिक्र किया था और वहाँ पे बताया था कि मेरी एक्टिंग से सुभाष घाई बहुत प्रभावित हो रहे थे। कुछ उन्होंने बात ऐसी की थी, मुझे याद नहीं है, तो इसीलिए मैं ठीक से नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मुझे उनकी बातों से ये लगा कि कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग को देखकर सुभाष घाई भी थोड़े से हो गए कि भैया ये मेरी हीरोइन को कहीं आउटशाइन ना कर दे। और अब आप हैरानी की बात देखिए कि जिस ऐश्वर्या के लिए इतने ज़्यादा पूरा बॉलीवुड पॉजेसिव हुआ था, उसकी खूबसूरती के लिए पागल हुआ था, हर बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था ऐश्वर्या के साथ, आज ऐश्वर्या की बॉलीवुड में कोई पूछ नहीं है। वहीं मीता वशिष्ठ आज भी काम कर रही हैं, उनकी भी अच्छी खासी एज हो गई है, पर उसके बावजूद भी वो दमदार परफॉर्मेंस दे रही हैं, कभी ओटीटी पर तो कभी फिल्मों में तो कभी रंगमंच से वो जुड़ी, कितनी वर्सेटैलिटी उन्होंने दिखाई है। वहीं पर ये जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस होती हैं, बहुत चुनिंदा चंद ऐसी एक्ट्रेस होती हैं जो अपनी प्रतिभा को आगे से आगे लेके जाना चाहती हैं। लेकिन वही वाली बात होती है कि ऐश्वर्या की खूबसूरती उनकी शुरुआती दिनों में उनकी ताकत थी, लेकिन जैसे जैसे वो रिलेशनशिप के जाल में फंसती गई, उनकी खूबसूरती ही सबसे बड़ा कारण बन गई उनके डाउनफॉल का। और जिस बच्चन टैग को, सरनेम को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने करियर के पीक पर होने के बावजूद भी उन्होंने शादी करके अपने करियर का सत्यानाश कर लिया, आज देखिए वही जो उनका सरनेम है वो उनके साथ अभी भी है या नहीं है, इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं, इस बात के भी सट्टे लगाए जा रहे हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी। आप सोचिए, आज बॉलीवुड में कोई भी ऐश्वर्या का इतना जिक्र नहीं करता है। ठीक है, वो कान्स में जाती हैं, तस्वीरें खिंचवाती हैं, लेकिन आप देखिए कि क्या से क्या ऐश्वर्या की हालत हो गई है। ऑफ कोर्स ऐश्वर्या की भी एक एज तो हो ही गई है, तो एक बच्ची की माँ भी हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स उन्हें भी रहे होंगे, बहुत कुछ उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, करियर में फेस किया होगा, जो वो शायद वही जानती होंगी। लेकिन आप देखिए ना, बॉलीवुड को अब उनकी खूबसूरती की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उम्र निकल गई, उम्र ढल गई। अब क्या है, अब ठीक है,
ठीक है, थोड़ा बहुत ऐश्वर्या को कभी कभार थोड़ा सा पूछ लेते हैं, लेकिन जो पहले ऐश्वर्या के धूम हुआ करती थी, अब वैसी धूम तो ऐश्वर्या की है ही नहीं। हालांकि ऐश्वर्या ने कोशिश तो बहुत करी अपनी एक्टिंग पर काम करने की, कुछ फिल्में अच्छी करने की, लेकिन वही वाली बात है कि खूबसूरती ने ज़्यादा जो है उनके काम को ही साइडलाइन कर दिया। तो इतनी भी खूबसूरती का भी कभी कभी एक नेगेटिव साइड निकल के आता है, जो ऐश्वर्या के केस में मुझे बहुत लगता है। तो खैर, ये जो फिल्म थी इसने बहुत पैसे कमाए। सुभाष घाई ने शायद आखिरी बार अगर किसी फिल्म को अपनी इतनी सक्सेसफुल देखा तो वो ये थी। उसके बाद जो उनकी फिल्में आई एज अ प्रोड्यूसर या जो भी रहीं, उन फिल्मों के क्या हाल रहे आपको पता ही है। लेकिन ताल भी सिर्फ चली अपने गानों की वजह से, ऐश्वर्या की ब्यूटी की वजह से और अनिल कपूर की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से। अनिल कपूर को तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और वहीं पर ऐश्वर्या को डांस के लिए, उनके डांस के लिए काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, उनके फिगर के लिए, उनके लुक्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। लेकिन वही वाली बात है कि परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो ऐश्वर्या को बहुत ही कम डायलॉग्स दिए गए थे। सिर्फ उनको आँखों से बात करनी थी और अपनी खूबसूरती से ही लोगों के दिलों में राज करना था। इस फिल्म में यही उनको दिखाया गया और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई। अक्षय खन्ना का तो जो हुआ मैंने आपसे डिस्कस किया ही। और इस फिल्म से सुभाष घाई ने बहुत माल बटोरा, एक तरीके से ताल से बहुत माल बटोरा सुभाष घाई ने। लेकिन उसके बाद फिर सुभाष घाई का जो डाउनफॉल करियर में आया है वो तो अभी तक ही आया हुआ है। और आई थिंक परदेस के बाद बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी। वैसी एक्सपेक्टेशन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे ना, देखकर आपको वैसी तो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें तो भाई एक एक बंदे ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। अमरीश पुरी का काम भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर अमरीश पुरी साहब के लिए भी कुछ खासा था नहीं। पूरी की पूरी जो फिल्म थी वो घूमती ही ऐश्वर्या की खूबसूरती पे थी, उसको ही ग्लोरीफाई करने में, और म्यूज़िक और डांस, बस यही था। और इस फिल्म में देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं थी। जिनकी थी उनके रोल कम थे। और रही बात उसकी, आपके अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर का भी काम अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हीरोइन किसके पास गई? हीरो के पास, जिसने कोई एफर्ट्स नहीं किए। कोई जो है ऐश्वर्या के करियर को लेकर उसका कोई भी योगदान नहीं था, और अगर था भी तो ऐश्वर्या ने जो है वो सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के। क्योंकि ऐसा ही दिखाया गया एंड में कि भाई शादी हो गई और दोनों साथ में बैठकर एक फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अगर देखिए आज की तारीख में ये फ़िल्म रिलीज़ होती ना, तो आई डोंट थिंक सो फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो फिल्म चलती। हाँ, गाने तो अभी भी चलते, लेकिन कहानी के हिसाब से, क्योंकि आज की जो औरत है वो नहीं चाहती कि वो एक ऐसे आदमी के लिए अपना करियर कुर्बान कर दे। मतलब चलो, आदमी के लिए क्या, हर लड़की ये चाहती है कि भाई मेरा हस्बैंड मुझे मेरे करियर के लिए सपोर्ट करे। कोई भी लड़की आज की तारीख में अपना करियर गिव अप नहीं करना चाहती हैं, और जो कर लेती हैं वो सब बाद में रोती हैं। अब हो सकता है ऐश्वर्या भी रोती हो, क्योंकि शादी का क्या है, शादी तो बस कुछ टाइम के लिए बल्ले बल्ले होती है, फिर उसके बाद जो आपकी थल्ले थल्ले होती है, फिर लगता है यार मैंने क्या किया। तो अगर मैं सोचूं कि अभी ऐश्वर्या क्या सोच रही होगी, अगर मैं इस फिल्म को रियलिटी मानूं, तो यही सोच रही होगी कि काश मैं अपना वही कहीं आग लगे लग जावे करके जो है पूरी दुनिया में अपने हुस्न की आग लगा रही होती। अभी मैं बच्चे पैदा करके एक बहुत बड़े से घर में बैठी हुई हूँ, एक बिजनेस टाइकून की बहू बन के। तो देखा जाए तो ऐश्वर्या के साथ आज की तारीख में असल ज़िंदगी में भी यही हुआ है। जो ऐश्वर्या हैं वो भी एक बड़े ख़ानदान की बहू ही बनकर बैठ गई थी एक टाइम पर। अब वो हैं बहू नहीं है, वो भी एक तरीके का क्वेश्चन मार्क है। बट पहले तो इसी बड़े परिवार में घुसने के लिए उन्होंने जो है अपना सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी चाहिए थी। उनको एक ऐसी फैमिली में जाना था जहाँ पर वो कुछ ना करके भी वो दिखे।
अब जब वो बच्चन खानदान की बहू बनी तो वो कुछ करे या ना करे, लाइमलाइट में तो वो दिखी हैं। और जब जब वो अपनी फैमिली के साथ में आई हैं, अपने इन लॉज के साथ कहीं ना कहीं उन्होंने अपना अपेरेंस दिया है, तो भाई ऐश्वर्या को हर किसी ने कैप्चर किया है और अच्छा उनको मीडिया अटेंशन मिला है। शायद इतना मीडिया अटेंशन तो उन्हें कभी अपने काम से नहीं मिला। तो ये होता है, ये एक रियलिटी है। वो बात अलग है कि बाद में सब आंसू बहाते हैं, ये प्यार मोहब्बत सिर्फ टेम्परेरी होते हैं। आज की तारीख में तो इस कहानी को कोई भी लड़की मुझे नहीं लगता पसंद करेगी। हाँ, वो बात अलग है कि आप कोई और प्रोफेशन चुन लो, आपको ग्लैमर इंडस्ट्री वैसे ही छोड़नी है क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री इस लायक नहीं है, वो एक अलग बात है। बट आज की तारीख में एक लड़की कुछ ना कुछ तो करना चाहती है, वो किसी ना किसी तरीके से तो आत्मनिर्भर रहना चाहती है। तो भले ही वो कुछ भी करे, कोई नौकरी करे या कोई छोटा सा उसका बिजनेस क्यों ना हो या कोई ग्लैमर इंडस्ट्री में क्यों ना रहे, हर औरत अब ये चाहती है कि जो भी उसका जीवन साथी हो वो उसे उसकी हर ख्वाहिश में उसे सपोर्ट करे। तो यहाँ पर तो ये बाजी बिल्कुल ख़राब कर दी, क्योंकि भाई ये उस टाइम की मूवी थी। उस ज़माने में लड़कियों का करियर को लेकर इतना सोचना नहीं होता था, तो उस हिसाब से सुभाष घई ने फिल्म बनाई। लेकिन आज अगर सुभाष घई फिल्म बनाए तो भैया ऐसा मत करना प्लीज़। भाई इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर जो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून्स की जो बहुएं होती हैं ना, उनकी ज़िंदगी देखने में जितनी हसीन होती है उतनी ही बदसूरत होती है, उतनी ही डार्क होती है। आप लोग समझदार हैं, मैं ज़्यादा तो बात करूँगी नहीं। तो मुझे ऐश्वर्या के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अगर आप ये फ़िल्म देखेंगे ना तो पूरे तरीके से इस फिल्म में ऐश्वर्या को ही सेंटर अट्रैक्शन रखा हुआ है। इस फिल्म में जो ताल है, ये ताल जो है ऐश्वर्या की खूबसूरती पर ही, ऐश्वर्या अपनी खूबसूरती की ताल पे ही सबको नचा रही है। चाहे वो अपने बॉयफ्रेंड को हो, चाहे वो अपने लवर को हो, अनिल कपूर को हो, चाहे वो किसी को भी हो, पूरी दुनिया को हो। तो यही वाली बात होती है। और मुझे इस वजह से जो है इस मूवी का एक सो कॉल्ड रिव्यू करना था, एक सो कॉल्ड रोस्ट करना था कि भाई ये मूवी जो है, इस मूवी में कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी ने इतना पैसा कमाया। और इसके पैसा कमाने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ऐश्वर्या थी, क्योंकि ऐश्वर्या को सुभाष घई अपनी फिल्म में लेकर आ रहे हैं। सुभाष घई को शोमैन कहा जाता है। ये शोमैन शब्द राज कपूर साहब को कहा जाता था। उसके बाद जो है ये खिताब सुभाष घई को मिला। और सुभाष घई ने जो है बखूबी जो है ऐश्वर्या को बहुत ही बारीकी से शूट किया और बहुत ही खूबसूरती से उन्हें दिखाया। बहुत ही चंद फिल्में हैं ऐश्वर्या की जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लगी, और ये फ़िल्म उनमें से एक है। और डेफ़िनेटली अगर आप बड़े पर्दे पर इसको देखें, इस फिल्म को, तो वाकई ऐश्वर्या की खूबसूरती आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। टीवी पर या इवन हमारे जो स्मार्ट टीवी हैं उनमें भी नहीं दिखेगी। तो खैर, ये तो एक छोटी सी मैंने एक बात कही है, और ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है मेरे मन में, ना ऐश्वर्या के लिए, ना फिल्म के लिए, ना फिल्म की पूरी टीम के लिए। बस मैं इस फिल्म के बारे में बात करना चाहती थी और ये बताना चाहती थी कि ये फ़िल्म क्यों हिट हुई। और इसके गाने तो आज भी लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं। और ए आर रहमान 90s के दशक में और सन 2000 लेट 2009 के बाद तो ए आर रहमान का म्यूज़िक बिल्कुल ख़राब हो गया। और आज भी मतलब ए आर रहमान अगर किसी फिल्म का म्यूज़िक दे तो वैसी एक्साइटमेंट नहीं होती थी जैसे पहले पता चलता था कि अच्छा इस फिल्म का म्यूज़िक ए आर रहमान देने वाले हैं, तो गारंटी होती थी कि सारे गाने सुपर हिट हैं, आप उन्हें सुनो या ना सुनो। आजकल तो अगर आप ए आर रहमान के गाने सुनोगे भी ना तो भी आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि वही ए आर रहमान है, क्योंकि मुझे ए आर रहमान का म्यूज़िक बहुत पसंद था। मुझे उनकी फ़िल्मों के सारे गाने बहुत पसंद आते थे। और ये फ़िल्म तो है ही, मैंने बताया इसके मेजॉरिटी सारे गाने आज भी मेरी प्लेलिस्ट में हैं और मैं आज भी सुनती हूँ और याद करती हूँ उस दौर को, उस ज़माने को, जब हम लोग भी एक वक्त पे काफ़ी पागल हुए थे इस फिल्म को सिनेमा घर में जाके देखने की। बट वो हो नहीं पाया तो हमने फ़िल्म को जो है टीवी पे देखा।
इस फ़िल्म में आपको अनीता हंसनदानी भी देखने को मिलेंगी, इश्क बिना क्या जीना यारो गाने में। ये गाना एक्चुअली तब आता है जब ऐश्वर्या अपनी सहेली की मंगनी पर या कोई फंक्शन पे जाती हैं, तो वो जिसकी सहेली की शादी होने वाली होती है वो अनीता हंसनदानी है, तो आपको भी इस गाने में इश्क बिना क्या जीना यारो में दिखेंगी। और इस फिल्म में एक और हीरोइन थी, जो हीरोइन नहीं थी, एक आर्टिस्ट थी जो ऐश्वर्या की कोई सिस्टर बनी थी। तो ऐश्वर्या ये भी जो हैं आगे जाकर अरुणा ईरानी के प्रोडक्शन हाउस की जो फिल्म थी ये दिल आशिकाना, उनकी हीरोइन बनी थी जिम्मेदार, जिन्होंने आगे जाकर फिर सीरियल्स में भी काम किया। बट वो बात अलग है कि आज उनके बारे में ज़्यादा वेयर अबाउट्स नहीं है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और फिल्म में जिस तरीके से ऐश्वर्या अपना करियर छोड़कर, एक गांव से निकली हुई लड़की जो प्यार की तलाश में शहर जाती है और प्यार उसे ठोकर मार देता है, और फिर उसके बाद जो हुनर है उसका, जो उसके पिता ने उसे नाचना गाना सब कुछ जो टैलेंट दिया है, उसकी वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँचती है, लेकिन प्यार की खातिर वो उस टैलेंट, उस हुनर को छोड़ के वापस से एक बड़े से घर में कैद हो जाती है। तो ये कहानी है, और इस कहानी को आप लोग देख सकते हैं। अगर ये फ़िल्म यूट्यूब पे अवेलेबल है तो देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक तो नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सच में, वैसे तो पिक्चर काफ़ी बोरिंग ही है, बहुत खींची हुई है फ़िल्म, लेकिन हाँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं गानों को, पिक्चराइजेशन को, डायरेक्शन को, ऐश्वर्या को, अनिल कपूर की एक्टिंग को, तो आप देख लीजिएगा। और बस मेरा तो ये एक रोस्ट था जो मैंने इसको एक बड़े हल्के फुल्के अंदाज में किया, और उसी के साथ जो है मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, और मुझे बताइएगा आपको मेरा ये सो कॉल्ड स्वीट सा जो है रोस्ट कैसा लगा। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।